गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग सब स्वस्थ होना और एक्टिव भी होना। तो चलो अपन पुनः अपने पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम क्या था? पादपों में पोषण। तो इस पाठ के अपन ने 2 भाग पूरे कर लिए हैं। दोनों भागों को आपने अच्छी तरह देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। अब तीसरे भाग में जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले ये जो 2 भाग अपन ने देखे थे या 2 भाग का जो वीडियो आपने देखा होगा उनको एक बार वापस से उनका दोहरान कर लेते हैं। तो उसमें अपन ने क्या क्या देखा था? पहले भाग में था कि पोषण क्या होता है तथा पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, खाद्य की फैक्ट्री किसको कहते हैं तथा स्वपोषण क्या होता है। तथा दूसरे भाग में हमने देखा था कि पत्ती के अलावा पौधे का और कौन सा भाग है वो खाद्य संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण करता है। दूसरी चीज़ थी उसमें कि कीटाहारी पादप क्या होते हैं और सहजीवी पादप कौन से होते हैं। इस तरह से अपने इनके बारे में काफ़ी गहनता से अध्ययन किया था। आपको आशा है आपको वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा तथा आपने किताब का भी अध्ययन किया होगा तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम जो इसका तृतीय भाग है उसमें प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। आपने वैसे वीडियो देखा होगा तो काफ़ी प्रश्न तो आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी आपको वापस मैं इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बता रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनना और इसके बाद में जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो वो बाद में पूछना। तो चलो अपन अपने इस अध्याय में भाग 3 में इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा कि अपन ने इस भाग प्रथम में अपन ने देखा था कि जो जीव हैं, जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, सभी अपना खाद्य बनाते हैं। तो पेड़ पौधे तो अपने जैसे देखा था कि अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, और जीव जंतु हैं वो स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात ये पेड़ पौधों या दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। तो इन सभी को खाद्य की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे जानते हो कि सुबह से शाम तक अपन लोग जितना काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं या अन्य दैनिक क्रियाएं अपन ने करते रहते हैं, तो इसके लिए हमें ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसी एनर्जी की पूर्ति के लिए ही अपन भोजन करते हैं, अर्थात खाद्य की आवश्यकता होती है। तथा जब अपने शरीर में कई अंग हैं ऐसे उनमें टूट फूट हो जाती है तो उनकी मरम्मत के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ है हमारी वृद्धि और विकास के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग देखते हो कि आप अगर एक दिन भोजन नहीं करते हो तो शरीर सुस्त हो जाता है, अपन एक्टिव नहीं रह पाते हैं तथा कई तरह की समस्याएं हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें भोजन की या जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये पहला प्रश्न था, यह आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है कि परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है। तो परजीवी के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि परजीवी क्या होते हैं, जो कि दूसरी चीज़ों से अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। जैसे अमरबेल के बारे में अपन ने जाना था कि अमरबेल है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये दूसरे पौधे के ऊपर लिपटी रहते हैं। जैसे आपने खेतों में देखा होगा कि घास पर तथा छोटे छोटे पेड़ों पर, पौधों पर पीले रंग की एक पतली सी धागेनुमा संरचना लटकी रहती है या उसे लिपटी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं। तो वो एक परजीवी का अच्छा उदाहरण है। ऐसे जीवों में जैसे गोलकृमि है, फीताकृमि है, ये भी परजीवी हैं, ये अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते हैं। दूसरा है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था उसमें भाग 2 में कि ऐसे पादप या ऐसे जीव जो कि मृतगल या मृत या सड़े हुए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। जैसे कवक है वो मृतजीवी का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, उनके नीचे जो तना होता है उस पर छोटी छोटी छतरीनुमा संरचनाएं होती हैं, वो कवक कहलाती हैं। तो मृत या जो सड़े गले स्थान है वहाँ पे उगते हैं, उनसे अपना पोषण है वो प्राप्त करते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है कि आप पत्ती में मांड के जो संरचना है या मांड की उपस्थिति का कैसे पता करेंगे कि पत्ती में मांड या स्टार्च पाया जाता है, तो उसकी उपस्थिति का हम कैसे पता करेंगे। तो इसका जैसे हमने पढ़ा था कि पौधे हैं वो स्वपोषण के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? उसमें पत्ती करती है। तो पत्ती है वो इसमें भोजन
बनाती है या खाद्य का संश्लेषण करती है। तो इसके लिए अपन ये प्रयोग करेंगे, जैसे कि अपने सबके घरों में गमले होते हैं, तो एक गमले में लंबी पत्ती वाला या चौड़ी पत्ती वाला जो पौधा है वो लेंगे। उसमें से क्या करेंगे कि उसको बाहर रखेंगे, उसमें एक पत्ती है उस पर काला कागज़ है उसको लपेट देंगे, धागे से बांध देंगे। बाकी जो पत्तियां हैं उनको ऐसे ही स्वतंत्र रहने देंगे। उसके बाद 4-5 घंटे बाद देखेंगे कि खोल के देखेंगे, और एक आयोडीन घोल होता है, आयोडीन घोल का उस पर परीक्षण करेंगे। तो उस पत्ती पे सबसे पहले उस पत्ती को अलग करके उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। बूंदें डाल के देखेंगे कि उस पत्ती का रंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा जो दूसरे पत्तियां हैं या जो स्वतंत्र पत्तियां हैं जिनको ढका नहीं था हमने, उस पर अगर आयोडीन घोल की बूंद डालेंगे तो उनका कलर है वो नीले रंग का हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो पत्ती का भाग ढका हुआ था उसको सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना पाई, अर्थात इसमें स्टार्च का बनना नहीं हो पाया। बाकी जो अन्य पत्तियां हैं उन्होंने सूर्य के प्रकाश मिलने के कारण भोजन बना लिया और उनका रंग है वो नीला हो गया। इससे क्या पता चलता है कि पौधे भोजन बनाने के लिए या खाद्य संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश मिलेगा तभी, प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे हैं या जो पत्तियां हैं वो अपना भोजन बनाती हैं और जो पौधे के अन्य भाग हैं उन तक पहुंचाती हैं। इससे ये पता चलता है कि पत्ती में वास्तव में जो पौधा है उसकी पत्ती है उसमें वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन है वो निर्मित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से देना है। अगला प्रश्न क्या है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का चित्र बनाना है, उसको संक्षिप्त में बताना है कि हरे पादपों में कि प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संश्लेषण कैसे होता है। ये भी आपन ने खाद्य संश्लेषण बोलो या प्रकाश संश्लेषण बोलो एक ही बात है। तो ये अभी भी आपने जैसे देखा था कि पौधे हैं वो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा क्लोरोफिल व प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ये इस तरह से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और ये प्रक्रिया है वो दिन के समय होती है, क्योंकि दिन के समय वो सूर्य है वो दिखाई देता है। सूर्य के अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं अर्थात सौर ऊर्जा है उसको पत्तियां हैं उनका जो स्टोमेटा है उनसे क्लोरोफिल है उनको सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अर्थात इसमें जैसे अपन ने समीकरण देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जमीन से मिल जाता है, खनिज लवण वगैरह, तथा सूर्य का प्रकाश है वो ऊपर से मिल ही रहा है सूर्य से, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल रही है। इस तरह से पौधे हैं वो अपना भोजन स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस है वो निकलती है। इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पौधों में संपन्न होती है। इसको इसीलिए इन पौधों को जो हरे पौधे हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पौधे या स्वपोषण की क्रिया भी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से जो खाद्य है या जो किस तरह से ये जो भोजन है वो पादप बनाते हैं। तो यह पादप मूलभूत स्रोत हैं इसे खाद्य संश्लेषण के। इसको प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट की सहायता से अपन कैसे समझेंगे। तो प्रवाह चित्र क्या होता है, जैसे रेखिक डायग्राम होता है, तो उसमें अपन ने अगर अपन ने प्रकाश संश्लेषण को या खाद्य संश्लेषण को अच्छी तरह समझ लिया है तो इसको रेखिक डायग्राम के रूप में या फ्लो चार्ट के रूप में अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसा कि अपन ने इसमें ये क्वेश्चन है उसको मैंने समझा के लिखा है, इसमें छोटा सा चार्ट है उसमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बताया है कि एक तरफ सूर्य का चित्र बना देंगे ऐसे रेखीय डायग्राम बना के, और वायुमंडल को दिखाई देंगे, नीचे जमीन का बना देंगे। तो जमीन से क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है, और सन से क्या मिल रही है, सन से सौर ऊर्जा मिल रही है, वायुमंडल से CO2 मिल रही है, और जो क्लोरोफिल है वो पत्ती में है ही, और पौधे हैं वो इन सभी क्रियाओं से CO2 प्लस H2O इनसे स्टार्च के रूप में भोजन बनाते हैं। तो इसमें एरो करके और इसमें स्टार्च के रूप में फूड बना लिया, और फिर इस फूड को प्राणी है वो कई रूपों में ग्रहण करते हैं। कई शाकाहारी प्राणी हैं उनको वो सिर्फ पौधे और उनके पौधे के जो उत्पाद हैं उनको भोजन में लेते हैं, मांसाहारी हो जीव जंतु को ले लेते हैं,
और जो सर्वाहारी हैं वो पौधे तथा जो मृत जीव या जो मांसाहारी हैं या अन्य जीव उनको अपने भोजन के रूप में लेते हैं। इस तरह से इस फ्लो चार्ट को आप ढंग से समझ लेना, और जितना आप बनाकर समझने की या चित्र बना के समझोगे उतना ही आपका जो अध्ययन है वो गहन होता जाएगा तथा आपकी जो अध्ययन है वो सुगमता से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या है, पहला है कि क्योंकि हरे पादप अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं। आपने कई बार पढ़ा है कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्व यानी खुद, पोषी यानी जो पोषण है वो खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी। दूसरा खालिस्तान है, पादपों के द्वारा संश्लेषित खाद्य का जो भंडारण है वो के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है, पादप है, जो पादप में पत्ती है उसमें खाद्य का संश्लेषण किस रूप में होता है, मंड या स्टार्च के रूप में इसमें खाद्य का जो संग्रह या खाद्य का संश्लेषण है वो होता है। जैसे C6H12O6 इसका सूत्र है, जिसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो इस रूप में इनका संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, कि जो सूर्य की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसको पौधे का कौन सा भाग है वो इसको ग्रहण करता है या उसको संश्लेषित करता है। तो इसमें पत्ती में जो क्लोरोफिल है वो इस ऊर्जा को ग्रहण करके और इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें क्या आएगा, खालिस्तान में क्या आएगा कि क्लोरोफिल है वो करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश जो खालिस्तान है वो है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं। तो वायुमंडल से जैसे अपन ने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा का उत्पादन करते हैं। तथा का किसका उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं, जिसको हम श्वसन के रूप में जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी श्वसन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। अगला खालिस्तान हो गया ये। इस तरह से हमारा छठा जो प्रश्न था खालिस्तान का या रिक्त स्थान का ये कंप्लीट हुआ। अगला 7वां प्रश्न है कि निम्न कथनों से संबंधित पारिभाषिक शब्द लिखना है। पारिभाषिक शब्द मीन्स एक लाइन दी होगी पूरी, उसको समझ के आपको एक शब्द में इसका उत्तर देना है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद दिमाग में सोचना कि इसका क्या मतलब होता है या इसके लिए एक शब्द कौन सा सूटेबल रहेगा। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी कौन सा है या परजीवी पादप है। पीत यानी पीले और दुर्बल यानी जिसके एकदम तना नहीं होता, जिसको सारे की आवश्यकता होती है, एकदम कमजोर तने वाला होता है। तो इसको पहले भी अपन ने अध्ययन किया था, अभी भी अपन ने पढ़ा था कि पीले रंग की जो अमरबेल होती है वो पीले रंग की होती है और इसमें वो इसका तना बहुत दुर्बल होता है, इसको किसी सारे की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह घास पर या छोटे छोटे पौधों पर वो लिपटी रहती है। तो इसमें इसका उत्तर क्या आएगा कि अमरबेल है वो इसमें आएगा। ठीक है, तो पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है, अमरबेल। अगला प्रश्न है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण व विषम पोषण दोनों ही जो विधियां हैं वो पाई जाती हैं। तो स्वपोषण तो जैसे अपन ने देखा था पादपों में होता है, परपोषी कौन से होते हैं या विषमपोषी कौन से होते हैं, जैसे मनुष्य वगैरह है ये सारे विषमपोषी हैं। इसमें क्या पूछा है कि ऐसा पादप जो स्वपोषी भी और परपोषी भी है। तो इसमें क्या आएगा कि घटपर्णी या जो पीचर पादप है उसमें स्वपोषी व परपोषण दोनों की जो क्रिया है या जो खाद्य संग्रहण की जो अभिक्रिया या संश्लेषण की अभिक्रिया वो पाई जाती है। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस पादप में एक कलश के नुमा जो घड़ा होता है, घड़े के समान या कलश नुमा एक आकृति पाई जाती है, वो हरी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तथा इस घड़े में अगर इसको देखें तो इसके ढक्कन के नीचे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, रोम से होते हैं, और उसके अंदर की वो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे पीले रंग का जो द्रव है वो या हल्का सा स्मेल लिए हुए या मकरंद जैसा थोड़ा मीठा सा द्रव स्रावित होता है। तो उसमें कीट फंस जाता है और फिसल के नीचे चला जाता है। तो इस तरह से ये पौधे हैं वो ऐसे जीवों को पचा लेते हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों तरह का जो पोषण है वो पाया जाता है। किसमें, घटपर्णी या पिचर प्लांट में, जैसा अपन ने पहले इसका डायग्राम भी देखा था तथा इसके बारे में अपन ने ध्यान से अध्ययन भी किया था। अगला प्रश्न है
कि वे रंध्र जिनके द्वारा पादपों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है। तो ये अपन ने जैसे देखा था कि पादप के कौन से भाग में रंध्र होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, समझ में भी आ गया होगा। डायग्राम भी बनाया था हमने, या चित्र भी बनाया था कि पत्ती है वो पादप में ऐसी संरचना है जिसमें छोटे छोटे छिद्र से पाए जाते हैं, सूक्ष्म से, उनको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही क्या होता है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही जो गैसें हैं CO2 और O2 उनका आदान प्रदान होता है। तो इनको क्या बोलेंगे, रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं, जिनके द्वारा इनका गैसों का विनिमय होता है। अगला प्रश्न है 8वां कि सही उत्तर पर राइट का निशान या राइट चिन्ह लगाना है कि कौन सा है जो वो इसमें से कौन सा है वो सही है और कौन सा गलत है। तो सही पे हमको टिक मार्क लगाना है। तो इसमें पहला है कि अमरबेल उदाहरण है, किसी अमरबेल किसका उदाहरण है, तो आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। अभी अपन ने कई बार इस चीज़ को रिपीट कर लिया है। 4 ऑप्शन है इसके, स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। तो इसका उत्तर क्या होगा, परजीवी का उदाहरण है, क्योंकि ये है कि दूसरे जीवों पे वो निर्भर रहती है अपने भोजन के लिए, अर्थात इसमें क्लोरोफिल के अभाव के कारण स्वपोषण है वो नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये अमरबेल क्या है, परजीवी है। अगला है कि उसमें है कि कीटों के को पकड़कर आहार बनाने के लिए कौन सा पादप है जो कीटों को, इसको भी अपन ने कई बार रिपीट कर चुके हैं कि छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ऐसे पादप का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है कि इसमें है कि अमरबेल, सहजीवी, गुड़हल, गुलाब या गुड़हल तथा घटपण या पिचर पादप। वापस सुन लीजिए एक बार, अमरबेल, घटपण या पिचर पादप, गुड़हल, गुलाब। तो इसमें आपको जैसे पता है, अभी बताया था कि घटपण या जो पिचर पादप होता है उसमें घड़े की जैसी संरचना होती है, और वो क्या करता है कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, अर्थात इनसे अपना नाइट्रेट के रूप में अपना भोजन है वो लेता है। तो ये इस तरह से 8वां प्रश्न हुआ। 9वां प्रश्न है कि कॉलम ए में दिए गए जो शब्द हैं उनको कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है। कुछ चीज़ें हैं वो कॉलम ए में दी गई हैं, कुछ कॉलम बी में हैं, तो इनको आपस में मिलान करके बताना है कि कौन सा किसके साथ सूटेबल रहेगा। तो इसमें जैसे कॉलम ए में लिखा हुआ है क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, अमरबेल है, जंतु है और कीट भक्षी हैं। तो इनको कॉलम बी में क्या दिया हुआ है, जीवाणु है, परपोषी है, घटपणी है तथा इसमें परजीवी है। तो इस तरह से इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, तो इनको आपको मिलान करके बताना है कि कौन सी चीज़ है वो कैसे। जैसे अमर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल आपको पता है कि किस में पाया जाता है, ये पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल को पत्ती से मिलान कर देंगे। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन ये जीवाणु है, वो उसमें होता है, जीवाणु नाइट्रोजन को ले लेते हैं और नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो नाइट्रोजन को जीवाणु से मिलाना है। अमरबेल है उसको परजीवी होती है तो परजीवी से मैच करना है। उसके अलावा जंतु हैं वो क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। कीट बक्सी हैं वो, कीट बक्सी किसमें, घटपर्णी है उसको या घट पादप है उसको मिलाना है इससे। तो इस तरह से ये 9वां प्रश्न है ये अपना पूरा हुआ। 10वां प्रश्न है कि निम्न कथनों में से सत्य व असत्य कथन का चयन करना है कि कौन, आपको पढ़ के देखना कि कौन सा इसमें सत्य है कौन सा असत्य है। तो जैसे पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है। तो ये आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 है वो मुक्त नहीं होती है, ग्रहण की जाती है। तो ये है, ये पहला है भाग इसका 10वें प्रश्न का, इसमें असत्य लिखना है। मुक्त कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस है जिसको अपन O2 से बोलते हैं वो इसमें मुक्त होती है। अगला प्रश्न है ऐसे पादप जो अपना भोजन है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ऐसे पादप वो परजीवी कहलाते हैं। तो ये भी अपना असत्य है, क्योंकि खुद बनाने वाले जो पौधे होते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, तो इसमें भी असत्य आएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो इसमें भी ये असत्य है। उसमें प्रोटीन भी बनता है, कार्बोहाइड्रेट भी बनता है और वसा भी बनती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट ही बनता है।
प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है, कार्बन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसमें ये है कि सही है कि सौर ऊर्जा होती है उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये सत्य है। अभी अपन ने पढ़ा था कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसको क्लोरोफिल है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो ये है सत्य है। अगला प्रश्न है 11वां की सही विकल्प चुनिए। इसमें क्या है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 ली जाती है। इसमें है 4 ऑप्शन है, मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं तथा बाह्यदल। तो इसमें क्या होगा, इसका रंध्र होगा। रंध्र है वही प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 है उसको लेता है, तो इसमें क्या होगा, रंध्र आएगा इसका। अगला प्रश्न है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप CO2 लेते हैं वह है, तो ये भी कौन से भाग लेता है, जड़, तना, इसके बाद में है बाह्यदल तथा पत्ती। तो इसमें कौन सा लेता है, कौन सा भाग पौधे का वायुमंडल से CO2 लेता है, पत्ती। पत्ती में भी कौन सी चीज़ लेती है, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र से CO2 जाती है और क्लोरोफिल है उसको ले लेता है। इस तरह से इसमें जो रंध्र हैं उनके द्वारा CO2 है वो जाती है और वहीं पे है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य का संग्रह होता है या खाद्य संश्लेषण होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि वायुमंडल से CO2 है वो पत्ती है वो लेती है। पत्ती में भी कौन सा भाग, पत्ती का जो रंध्र हैं वो इन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह से अपने इस जो अध्याय में ये 12 प्रश्न हैं अध्याय के वो बता दिए हैं। इसके अलावा और भी कई प्रश्न हैं वो बन सकते हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ के छोटे छोटे प्रश्न हैं वो अपने दिमाग में आते रहते हैं। जैसे पौधे हैं वो जो नीचे राइजोबियम जीवाणु वह क्या होता है तथा वो कौन सी वो किसको वायुमंडल से लेता है, तो तथा पौधे की जो जड़ें हैं उनको किस रूप में उनको परिवर्तित करके देता है, तथा मांसा जो कीटाहारी पौधा है या कीटभक्षी पौधे हैं उनको दूसरे किस नाम से जानते हैं, जैसे मांसाहारी जानते हैं। ऐसे ही अन्य छोटे छोटे प्रश्न हैं वो कई तरह के बन सकते हैं। पोषण की विधियां हैं उनका, जैसे कई प्रश्न आए नहीं हैं, पोषण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, परपोषण क्या होता है, तथा इसमें इसके अलावा खाद्य की फैक्ट्री या फूड फैक्ट्री पादप का कौन सा भाग है। इस तरह से ये कई प्रश्न हैं वो और बन सकते हैं। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना और पढ़ के अपनी उत्तर पुस्तिका में इनका जहाँ पे चित्र बनाना है वहाँ चित्र बनाना, बाकी जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से समझ के उतारना, क्योंकि अपना ये जो विषय है विज्ञान, ये वैसे ही जितना आप रुचि से या इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतना ही आपकी समझ वो बढ़ेगी तथा आपका ज्ञान है वो स्थायी होगा। धन्यवाद।